हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। फ्रेंड, हमने यहाँ पर हिंदी व्याकरण की सीरीज शुरू की है जिसका आज क्लास 2 होने वाली है। और कल फ्रेंड हमने क्लास 1 पढ़ी थी और यहाँ पर हमने हिंदी व्याकरण के इतिहास के बारे में जाना था और व्याकरण का अर्थ क्या होता है और इसका जो इतिहास है वो क्या है, और साथ ही साथ इसमें वर्णमाला के बारे में हमने जाना था कि वर्णमाला में कितने वर्ण और कितने व्यंजन होते हैं। तो फ्रेंड, जो कल की वीडियो थी उसमें हमने जाना था कि हिंदी व्याकरण जो कि व्याकरण शब्द है, वी धन अ और करण शब्द से मिलकर बना है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। साथ ही इसमें फ्रेंड हमने ये भी जाना था कि जो व्याकरण है इसके जो आचार्य पाणिनि है यह व्याकरण के जनक हैं और इनका जो ग्रंथ है यह अष्टाध्यायी है। और आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक जो आचार्य ब्लूम हैं उन्होंने अपिशील और कात्यायन को व्याकरण का जनक माना। व्याकरण के जो चरण हैं वो 3 चरण बताए गए हैं और उसमें वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य अभ्यास के द्वारा हम व्याकरण को जान सकते हैं। हिंदी व्याकरण जो कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी द्वारा पाणिनि जी को हिंदी व्याकरण का जनक माना गया है और जिनकी जो रचना है वो है अष्टाध्यायी। वर्ण विचार की अगर हम बात करें तो फ्रेंड वर्ण विचार हमने जो पढ़ा था, वर्ण विचार किसे कहते हैं तो वर्ण विचार मौखिक ध्वनि का जो लिखित रूप है उसे वर्ण विचार कहते हैं और किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसी प्रकार हिंदी वर्णमाला में हमने जाना था कि वर्ण विचार 3 वर्गों में विभाजित है और यह वर्णमाला संधि विच्छेद और वर्तनी में 3 वर्गों में विभाजित किया गया है वर्ण विचार को। और इसमें हमने जाना था वर्णमाला। तो वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसमें कि 11 स्वर 33 व्यंजन होते हैं और संयुक्त वर्ण जो कि 4 प्रकार के होते हैं, 2 द्विगुण होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं। तो इस प्रकार हमने कुल 52 वर्णों के बारे में जाना था वर्णमाला के अंतर्गत। अब हम जानेंगे फ्रेंड, इसमें आगे हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला में हम सबसे पहले जानेंगे इसमें स्वरों के बारे में। तो आइए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर। तो स्वर किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर किसे कहा जाता है। तो स्वरों का जो शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्र, अर्थात हिंदी भाषा की ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण आबाद रूप से किया जाता है उन्हें स्वर ध्वनियाँ कहते हैं। स्वर किसे कहा जाता है, तो स्वर स्वतंत्र और ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण हम आबाद रूप यानी कि स्वतंत्र रूप से करते हैं उन्हें स्वर ध्वनियाँ कहलाते हैं। तो हिंदी भाषा की कौन सी स्वतंत्र ध्वनियाँ, जो स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। इसी प्रकार हिंदी भाषा की ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें किसी व्यंजन के अंत में लिखा जाता है स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो जिसको हम व्यंजन के अंत में लिखते हैं, व्यंजन के अंत में लिखे जाने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्वर ध्वनियाँ कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे स्वरों के बारे में। और जो स्वर होते हैं इनकी जो संख्या है, स्वरों की संख्या की अगर बात करें तो स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे पढ़ेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। और स्वरों का अगर हम वर्गीकरण करें तो स्वरों का वर्गीकरण हम 3 आधारों पर कर सकते हैं। स्वरों का वर्गीकरण स्वरों का जो वर्गीकरण है इनको हम 3 आधार पर कर सकते हैं। पहला होता है उच्चारण के आधार पर। पहला होता है उच्चारण के आधार पर। तो जो उच्चारण के आधार पर है इसको हम 2 विभागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, जैसे पहला होता है ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ।
ह्रस्व शब्द की अगर हम बात करें तो ह्रस्व शब्द में आता है आपका छोटा आ, छोटा ई और छोटा ऊ, और साथ ही इसमें आता है री। तो ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। इसी प्रकार इन ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वरों को क्या कहा जाता है? एक मात्रिक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड काफ़ी बार परीक्षाओं में कि जो ह्रस्व स्वर है उन्हें एक मात्रिक कहा जाता है या नहीं। साथ ही इसमें अगर हम बात करें दीर्घ स्वर का, तो दीर्घ स्वर जो कि दीर्घ स्वर होता है हमारे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, आई, ओ और औ। ये हमारे दीर्घ स्वर है। इस प्रकार ये कुल कितने? 11 स्वर हो गए। तो दीर्घ स्वर जो कि इनको द्विमात्रिक कहा जाता है। दीर्घ स्वरों को क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक शब्द कहा जाता है। इसी प्रकार फ्रेंड यहाँ पर एक शब्द और आता है त्रैमात्रिक स्वर। तो ये जो त्रैमात्रिक स्वर है ये है हमारा ओम। तो जो ओम होता है इसको त्रैमात्रिक स्वर कहा जाता है, जिसकी हम गणना नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी परीक्षा में इसको पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ओम है वो त्रिमात्रिक है। और स्वरों का अगर हम वर्गीकरण करें तो उच्चारण के आधार पर हम देखें तो दो प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वरों की बात करें तो इसमें अ, ई, उ और री आता है, जिसको कि हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, आई, ओ, औ और इनको हम द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। साथ ही साथ ओम क्या है? एक त्रिमात्रिक स्वर कहलाता है। इसी प्रकार हम दूसरा इसका वर्गीकरण करें तो इसको हम रचना या बनावट के आधार पर कर सकते हैं। तो रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो बनावट के आधार पर अगर हम देखते हैं तो रचना और बनावट के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है ये 3 प्रकार से किया गया है। ठीक है फ्रेंड। तो इसमें पहले आता है मूल स्वर। मूल स्वर आएगा, उसके बाद आएगा आपका दीर्घ स्वर और तीसरा आएगा संयुक्त स्वर। तो रचना और बनावट के आधार पर मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले जानेंगे मूल स्वर के बारे में। तो मूल स्वर के बारे में अगर हम जानते हैं तो मूल स्वर क्या होते हैं? तो फ्रेंड इसमें जो मूल स्वर है इनको हम मौलिक स्वर भी कहते हैं। और यह मौलिक स्वर होते हैं आपके 4 प्रकार के, आ, ई, उ और री। तो ये 4 प्रकार के मौलिक स्वर होते हैं। ठीक है फ्रेंड। और इन मौलिक स्वरों को व्यंजन जनित स्वर भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सॉरी, इसमें जो री है, जो ये री है यह क्या है? व्यंजन जनित स्वर है। री को हम व्यंजन जनित स्वर कहते हैं, क्योंकि जो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो र प्लस ई को मिलाकर हुई है। तो इसको इसलिए री को व्यंजन जनित स्वर कहा जाता है। और यह कामता प्रसाद द्वारा कहा गया है, जो कि इनका ग्रंथ है स्वर ग्रंथ। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? कामता प्रसाद द्वारा। तो कामता प्रसाद द्वारा, जो कि इनका एक ग्रंथ है स्वर ग्रंथ, और इन्होंने इसको क्या कहा है? व्यंजन जनित स्वर। ठीक है, आगे हम देखेंगे दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर वो होते हैं जो जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ा ई हो गया और बड़ा ऊ हो गया। तो दीर्घ स्वरों में क्या होता है कि ये सेम शब्दों से जो हमारे सजातीय स्वर हैं इनको सजातीय स्वर भी कहा जाता है। और इनमें क्या होता है कि जो ये सजातीय स्वर है
इसमें इनकी जो उत्पत्ति होती है ये आ और आ को मिला के बड़ा आ बनता है। इसी प्रकार छोटी ई और छोटी ई को मिला के बड़ी ई बनती है, छोटा ओ को मिलाकर बड़ा ओ बनता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये दीर्घ स्वर है और इसको क्या कहा जाता है, सजातीय स्वर। इनको क्या कहा जाएगा, सजातीय स्वर कहा जाएगा दीर्घ स्वरों को। और ये 3 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार हम बात करें संयुक्त स्वर की, तो संयुक्त जो स्वर होते हैं इनकी जो रचना है ये आ और ई को मिलाकर ए बनता है। इसी प्रकार बड़ा आ और बड़ी ई को मिलाकर बड़ी ए बनती है। इसी प्रकार आ और ओ को मिलाकर ओ बनता है और बड़ा आ और बड़ा ओ को मिलाकर बड़ा ओ बनता है। ठीक है, तो यह क्या है, ये संयुक्त स्वर है। तो ये आपके 4 प्रकार के संयुक्त स्वर यहाँ पर दिए गए हैं और इनको विजातीय स्वर भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, विजातीय स्वर। तो रचना और बनावट के आधार पर हमने यहाँ पर अभी स्वरों को जाना है, जिसमें कि रचना और बनावट के आधार पर हमने इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। और इन तीनों वर्गों में मूल स्वर जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें फ्रेंड जो री है यह व्यंजन जनित स्वर है और इनको जो ये व्यंजन जनित स्वर है इनको जो कामता प्रसाद जी हैं उन्होंने स्वर ग्रंथ में बताया गया है कि जो री है ये व्यंजन जनित स्वर है और इसका जो निर्माण है र और ई को मिलाकर हुआ है। इसी प्रकार जो दीर्घ स्वर है ये यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं और इन्हें सजातीय स्वर कहा जाता है। सजातीय स्वर इसलिए कहा जाता है कि जो इनका निर्माण है ये उसी स्वर से होता है, यानी कि सेम जो स्वर है उन्हीं स्वरों को मिलाकर यहाँ पर इनका निर्माण होता है। जैसे कि आ की अगर हम बड़ा की बात करें तो बड़ा आ में छोटा आ 2 बार जोड़ा गया है, इस प्रकार ये क्या बन गया, बड़ा। इसी प्रकार ई और इसी प्रकार ओ बना गया, इसीलिए इसको सजातीय स्वर कहा जाता है। संयुक्त स्वर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि यह विजातीय स्वर है और यहाँ पे आ और ई यानी कि मूल स्वर और दीर्घ स्वर को मूल स्वर को जो अलग अलग स्वर हैं उनको मिलाकर यहाँ पर संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। इसी प्रकार बड़ी ई का निर्माण होता है, ओ का निर्माण होता है और औ का निर्माण होता है। इसको क्या कहा जाता है, विजातीय स्वर कहा जाता है। आगे अगर हम देखेंगे फ्रेंड तो कुछ मुख्य विकार के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है और इसके आधार पर तीसरा जो वर्गीकरण है इसको हम कहेंगे मुख्य विकार के आधार पर, यानी कि मुख की जो बनावट है, मुख की बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले आता है समवर्त स्वर। तो जो समवर्त स्वर है, समवर्त स्वरों की अगर हम बात करें तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय में मुख भाग सबसे कम मात्रा में खुलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, समवर्त स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को उच्चारित करते समय हमारे मुख का जो भाग है वो सबसे कम मात्रा में खुलता है उसे हम समवर्त स्वर कहते हैं। और यह समवर्त स्वर होते हैं ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। ये हो गए हमारे समवर्त स्वर। इसी प्रकार दूसरा होता है अर्ध समवर्त स्वर। अर्ध समवर्त स्वर की अगर हम बात करें तो ऐसे स्वर जो कि भाषा की ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हमें समवर्त की तुलना में, तो जो समवर्त की तुलना में मुख का भाग थोड़ा अधिक खुलता है उन्हें हम अर्ध समवर्त स्वर कहते हैं। सॉरी। और ये होते हैं हमारे ए और ओ, ठीक है फ्रेंड। और साथ ही ई और ऊ क्या होता है, ये हमारे अर्ध समवर्त स्वर होते हैं। आगे देखेंगे हम इसी में क्या होता है, एक विवर्त स्वर होता है, विवर्त स्वर। तो विवर्त स्वरों की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा की ऐसी ध्वनियाँ जो उच्चारित करते समय सबसे अधिक मात्रा में मुख द्वार खुलता है उन्हें हम विवर्त स्वर ध्वनियाँ कहते हैं। तो ऐसे स्वर जो कि जिनको उच्चारित करते समय
सबसे अधिक मात्रा में हमारे मुख द्वार खुलता है, उन्हें हम विविध स्वर कहते हैं और यह होते हैं बड़ा आ, ए और औ। ये तीन प्रकार के क्या होते हैं, विविध स्वर। इसी प्रकार अगला आता है हमारा अर्ध विवृत स्वर। तो जो अर्ध विवृत स्वर है, इन स्वरों का उच्चारण करते समय विवृत की तुलना में मुख का भाग थोड़ा कम खुलता है। तो जो विवृत स्वर है, इनकी तुलना में मुख का भाग जहाँ पर थोड़ा कम खुलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्ध विवृत स्वर कहते हैं और उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं ए, ओ और औ। इसी प्रकार मुख आकृति के आधार पर भी स्वरों का विवरण होता है, तो वर्गीकरण होता है। तो मुख की जो आकृति है, तो मुख आकृति के आधार पर अगर हम स्वरों का विवरण देखें तो मुख आकृति के आधार पर होता है वृत्ताकार, ठीक है फ्रेंड, और एक होता है अवृत्ताकार स्वर। तो जो वृत्ताकार स्वर हैं, इनमें क्या होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख भाग वृत्त की आकृति के रूप में परिवर्तित होता है, उन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। इस प्रकार जो वृत्ताकार स्वर होते हैं, उ, बड़ा उ, ओ, औ और ओ। ये जो ओ शब्द है, इसको हम आगत स्वर भी कहते हैं, जो कि अंग्रेजी से संबंधित है। इसी प्रकार अगर हम अवृत्ताकार स्वर की बात करें तो जिन स्वर ध्वनियों को उच्चारित करते समय मुख भाग अपनी सामान्य अवस्था में रहता है, उन्हें अवृत्ताकार स्वर ध्वनियाँ कहा जाता है। और इसमें आते हैं फ्रेंड हमारे जो अवृत्ताकार स्वर ध्वनियाँ हैं, अ, आ, ई, री, ए और ऐ। ये क्या है, अवृत्ताकार स्वर हैं, जो कि मुख की आकृति के आधार पर हमने यहाँ पर पढ़े हैं। आगे हम इसमें देखते हैं एक प्रकार और होता है जिसे हम कहते हैं जीभ। तो फ्रेंड जीभ के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है, इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है इसमें फ्रेंड अग्रस्वर। तो जीभ के आधार पर अग्रस्वर आता है। ठीक है, अग्रस्वर में क्या होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय श्वास वायु जीभ के केवल अग्रभाग को प्रभावित करती है, उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। तो अग्रस्वर वो होते हैं कि जिसमें जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु जो कि जीभ के केवल अग्रभाग को ही प्रभावित करे, उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। और यह होते हैं आपके ई, ए और ऐ। इसी प्रकार इसमें अगला है केंद्रीय स्वर या मध्य स्वर। इनको मध्य स्वर भी कहा जाता है जीभ के आधार पर। इन स्वरों को उच्चारित करते समय जीभ का केवल मध्य भाग प्रभावित होता है, उन्हें हम मध्य या केंद्रीय स्वर कहा जाता है। और यह होता है अ। तो ये क्या है, जीभ के आधार पर मध्य स्वर होता है। अगला होता है इसमें पाश्च स्वर। जो पाश्च स्वर होता है, पाश्च स्वर इन ध्वनियों को उच्चारित करते समय जीभ का पीछे वाला भाग प्रभावित होता है, उन्हें पाश्च स्वर कहा जाता है। इसमें जीभ का जो पिछला वाला भाग है वो अब इसमें प्रभावित हो रहा है। और यह स्वर होते हैं आ, उ, ओ, और ओ। इसी प्रकार एक होता है आगत स्वर। आगत स्वर, आगत स्वर वो होते हैं जो हमने किसी अन्य भाषा से लिए गए होते हैं। तो भाषा विकास के आधार और विदेशी भाषा के प्रभाव से हिंदी भाषा में आने वाले स्वरों को हम क्या कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं। इसी प्रकार इस दर्जे का एकमात्र स्वर है हमारे पास जो कि आगत स्वर है, और ये है ओ। ठीक है, ओ जो है, ये ओ जो है हमारा आगत स्वर है। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार हमने यहाँ पे स्वर देखे। आगे हमने दो स्वर और जानने हैं, जिसमें एक होता है अयोगवाह स्वर।
सॉरी, अयोग व स्वर की बात करें तो अयोग व का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात हिंदी भाषा के ऐसे वर्ण जो किसी स्वर के बाद किंतु किसी व्यंजन से पहले प्रयुक्त होते हैं अयोग व कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 मानी जाती है। तो ऐसे स्वर जो कि स्वर के बाद और व्यंजन से पहले प्रयोग होते हैं उन्हें अयोगवाद स्वर कहते हैं। इनको मेल रहित वर्ण किशोरी दास वाजपेयी ने भी कहा। इसमें 2 प्रकार के अयोगवाद शब्द होते हैं, एक होता है अंग और एक होता है आह। ये जो पहला स्वर होता है इसको नासिक बोला जाता है। इसी प्रकार दूसरे शब्द को हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के अयोगवाद स्वर कहे जाते हैं। अनुस्वार की बात करें तो अनुस्वार नासिक होता है और इसका जो प्रयोग है, अनुस्वार का जो प्रयोग है हम कहाँ पर करते हैं, तो अनुस्वार का प्रयोग हम जो कि जहाँ पर हिंदी वर्णमाला में पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षरों के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं जो कि नासिक होता है। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार विसर्ग का प्रयोग सामान्यतः हम किसमें, तत्सम शब्दों में करते हैं। तो ये हमारी वर्णमाला में हमने आज पढ़ा फ्रेंड स्वरों के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और कल हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो धन्यवाद।